नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसआई के ऊपर जो आपका प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, जिसमें टोटल 40 वीडियो आने वाली है। इन 40 में से आज आप 22वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 21 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। देखिए दोस्तों, जिन भाई बंधुओं को एग्जाम देना है, सीरीज को शुरू से अंत तक जरूर फॉलो कीजिए और पीडीएफ के साथ रिवीजन करते रहिए ताकि आपको याद भी रहे, है ना। उसके बाद आप एग्जाम हॉल में जाइए और एग्जाम दे के आइए और मुझे बताइए कितना फ़ायदा हुआ। ठीक है भाई, है ना। क्योंकि भाई साहब, जितने भी पास्ट में हमने क्लासेस चलाए हैं किसी भी एग्जाम के ऊपर वाले की दया से अच्छी खासी सफलता हाथ लगी है। आशा करते हैं कि इसमें भी लगेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। क्वेश्चंस और इस क्लास के कुछ नियम हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको लिंकिंग प्रोसेस से पढ़ाता हूँ। कोई भी क्वेश्चन को रिलेट करूंगा, लिंक बनाऊंगा, उस क्वेश्चन को याद करने के लिए उसी के जैसा दूसरा ईस्वी बताऊंगा, दूसरा घटना बताऊंगा, दूसरा चीज़ बताऊंगा, तो आपको क्या होता है, एक चेन बन जाता है आपके मन में और याद रखने में सहूलियत होती है। हाँ, शुरू में आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन 10 दिन 15 दिन गुजार के देखिए, इस प्रोसेस से पढ़ के देखिए, आपको मजा ना आ जाए, है ना। जिंदगी समाप्त हो सकती है लेकिन कोई क्वेश्चन भूल नहीं सकते हो। यही तरकीब मैंने अपनाया अपने पढ़ाई के समय से और अभी तक। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारत में सर्वप्रथम संघीय न्यायालय का गठन किस अधिनियम के अनुसार किया गया था। देखिए, संघीय न्यायालय का गठन जो है और अधिनियम की बात आए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार, है ना, संघीय न्यायालय का गठन किया गया था, जो कब तक इंडिया में, है ना, चलता रहा, तो जब तक आपका सुप्रीम कोर्ट, जो आधुनिक फॉर्मेट वाला अपने पास सुप्रीम कोर्ट है, जिसकी गठन 1950 में करी गई थी, इनके स्थापना से पूर्व यही जो है हमें संघीय न्यायालय के तौर पे सेवा देते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया भैया भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत जो है कब किया गया था गठन, तो सीधे 1935 में ही नहीं किया गया था। कोई चीज की पहले नींव पड़ती है फिर न बनती है दादा, है ना। तो पहले इस अधिनियम में बात करी गई कि भाई इस प्रकार की जो है सर्वोच्च न्यायालय की गठन किया गया जाएगा संघीय न्यायालय का, और 1937 में बनाया गया था। अब आपके मन में रेगुलेटिंग एक्ट वाली बात आ रही है, तो बिल्कुल सही आ रही है, हम वहां भी पहुंचते हैं। ठीक है, इसके अलावा आधुनिक सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है सबसे पहले प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया था, यानी हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था 26 जनवरी 1950 को। पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पे डॉक्टर सुकर्नो को चीफ गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया गया था, जो उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हुआ करते थे। अभी फिर से आने वाला है हमारा गणतंत्र दिवस 75वीं। ठीक है, इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल है, जो पहली बार कार्यवाही स्टार्ट हुआ, ये हमारा 28 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए जब कभी आपसे सर्वोच्च न्यायालय का गठन की बात पूछा जाता है तो आपको 28 जनवरी 1950 आंसर करना है। आज़ादी के पहले देश में सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 में कोलकाता के फोर्ट विलियम परिसर में किया गया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें कितने सदस्य थे, तो 1+3 सदस्य थे, यानी 4 सदस्यीय ये सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कोलकाता में बसाया गया था। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान हमारे संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है, तो आर्टिकल 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 129 जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपने आप में रिकॉर्ड कोर्ट बनाता है, रिकॉर्ड न्यायालय बनाता है। रिकॉर्ड न्यायालय, रिकॉर्ड शब्द से आपको तात्पर्य आ ही गया होगा कि क्या होता है रिकॉर्ड, जैसे, है ना। सर्वोच्च न्यायालय को रिकॉर्ड बनाने का अभिप्राय यह है कि जब कोई सा भी गुनाह के लिए अगर सर्वोच्च न्यायालय कौन सी सजा देता है, उस गुनाह और सजा को एज ए रिकॉर्ड के रूप में सहेज कर रखा जाता है। जब सेम प्रकार का मामला किसी हाई कोर्ट में आता है तो यही हवाला देते हुए कि इस गुनाह के लिए यह सजा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है दिया था, तो हम भी देके जो है टाइम बजाते हैं। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड के तौर पे लिया जाता है। और हाई कोर्ट भी अपने आप में मतलब रिकॉर्ड न्यायालय है आर्टिकल 215 के अनुसार। तो हाई कोर्ट का बात को फॉलो कौन करेगा रिकॉर्ड के तौर पे, तो हाई कोर्ट से छोटका न्यायालय, मतलब सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जो होते हैं। आपको आई होप आप समझ गए ये चेन, क्योंकि भाई हाई कोर्ट की बात अगर सर्वोच्च न्यायालय फॉलो होने लगा तो गरिमा की हास होगी। ठीक है भाई, इसीलिए बड़का का बात छोटका फॉलो करता है। ठीक है, इसके अलावा
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 और उच्च न्यायालय की प्रावधान 214 में करी गई है। ये दोनों आपने देखा कि रिकॉर्ड न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय 129 के तहत और हाई कोर्ट 215 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करते हैं 32 के अनुसार और जो हाई कोर्ट है ये रीट जारी करते हैं 226 के अनुसार। एक एक बात एक एक मोती के जैसा है जो आपकी एग्जाम में आती है जी, ठीक है। कोई भी भंकस वाली बात यहाँ नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, है ना। गाना बजाना भी मैं कर देता हूँ, कभी कभी मजाक कर लेता हूँ, लेकिन क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम, रेयरली कोई ऐसा प्रश्न आ जाएगा जिसमें ऐसा कुछ वर्ड रहेगा तो गुनगुना देते हैं, बाद बाकी नहीं, है ना। तो इसीलिए जो है बच्चे शायद कम पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल जो अच्छी चीज़ है वो बहुत कम लोगों को पसंद आता है। जैसा जमाना हवा चल रही है वैसे ही असर होगी, है ना। अंतिम बार सर्वोच्च न्यायालय में जजों की वृद्धि हेतु अधिनियम 2019 में लाया गया था। तब से लेकर अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में 33+1 जो है आपका सदस्य होते हैं, मतलब जजेस होते हैं। एक सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होंगे जो अभी DY चंद्रचूड़ साहब हैं, बाद बाकी 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। एक आपने सुना होगा तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? देखिए, मैंने पहले ही पढ़ा रखा है कि ये क्या होता है तदर्थ न्यायाधीश। बताया हूं कि जब सर्वोच्च न्यायालय के उनके आवश्यक कार्यों को अंजाम देने के लिए न्यायाधीशों की संख्या में कमी देखी जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से किसी राज्य के उच्च न्यायालय से न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में उस समय सेवा देने के लिए आग्रह करता है, ठीक है। तो उसे तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है भाई, समझ रहे हैं। उसमें किसकी किसकी परमिशन लगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो एक परमिशन लगा राष्ट्रपति का और दूसरा परमिशन लगा कि जिस हाई कोर्ट से वो न्यायाधीश को उठाएंगे उसके चीफ जस्टिस का, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के रीट जारी करते हैं, बता दिया। देश में अभी कितने हाई कोर्ट हैं? 25। पटना उच्च न्यायालय की गठन की बात आ रही है, बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं, 1916 में हुआ था। पटना हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश हैं विनोद चंद्रन साहब। पटना हाई कोर्ट के जो संजय कैरोल साहब थे, इनको जो है सुप्रीम कोर्ट में एज ए जजेस नियुक्त कर लिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। केलोसिस नामक बीमारी किस विटामिन के कमी के कारण होती है? केलोसिस नामक बीमारी जो है विटामिन B2 के कमी के कारण होती है। विटामिन क्या करता है कि शरीर में आपको एनर्जी नहीं देता है, तो ऊर्जा देने का काम शरीर में कौन करता है? तो आपका एक तो कार्बोहाइड्रेट करते हैं जो आपको ऊर्जा देने का काम करते हैं शरीर के अंदर, दूसरा आपका फैट करता है, वसा करता है। ये दोनों जो है ऊर्जा देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी के समथिंग और वसा में 9.2 कैलोरी के समथिंग ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो फिर विटामिन क्यों जरूरी है? इसके कमी से भी तो बीमारी होती है ना। तो इसके जो है इंटरनल प्रोसेस जो है, उपापचयी प्रक्रम जो है, ये चलाने के लिए विटामिन आवश्यक है, जिसे हमें बाहर से इंटेक करना होता है जनरली। इसके अलावा विटामिन जो जल में घुलनशील है ये B और C है, तथा वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं रेस्ट विटामिन है AED के। इसके अलावा विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। इसके कमी से आंख की सभी प्रकार की बीमारी होगी, चाहे तो ग्लूकोमा, ट्रकोमा, मोतियाबिंद, रतौनी, जीरोप्थाल्मिया, ये सभी के सभी जो है आपका आंख की बीमारी है। विटामिन ए की स्रोत की बात करेंगे, गाजर हो जाएगा, गोल्डन राइस हो जाएगा, पालक हो जाएगा, ब्रोकली, शकरकंद, ये सभी जो आपके हैं ये विटामिन ए के अच्छा स्रोत हैं। कद्दू भी हो सकता है, आम भी हो सकता है काफ़ी महीने तक, ठीक है। इसके अलावा विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन संयोजित होते हैं। ये CGL में पूछा गया क्वेश्चन, और बच्चे क्या करते हैं B से लेके B12 तक है ना, तो 12 को मार दिया ऑप्शन, तो हो गया गलती, क्योंकि आप जानते हैं कि B4 नहीं है, B4 नहीं है इस क्रम में। इसी प्रकार से घट के ये मात्र 8 ही है विटामिन बी में, ठीक है। तो 8 याद रखेंगे। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसका स्रोत क्या होगा? मछली। विंस होता है ना, विंस जो है सीम के जैसा होता है, लंबा बीन्स, जैसे बोरा गांव घर में खाते हो वैसे बीन्स एक फलीदार आपका जो है सब्जी होता है। हरा मटर, सूरजमुखी के बीज, योगर्ट, ये सभी के सभी जो है विटामिन B1 का अच्छा स्रोत है। इसके कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, इसके कमी से किलोसिस रोग होता है। विटामिन B3 को रसायन के भाषा में नियासिन कहते हैं। विटामिन B5 को पेंटथनिक एसिड कहते हैं। विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबालमिन कहते हैं। इसके एक अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोबाल्ट धातु की उपस्थिति किस विटामिन में? तो विटामिन B12 में। और विटामिन B12 के कमी से होने वाले रोग का नाम भी पूछा जाता है। तो लोहा की कमी
हो जाती है, एनीमिया नामक रोग यहाँ भी हो जाता है, रक्त अल्पता, ठीक है। इनके अलावा विटामिन डी का संश्लेषण थोड़ी मात्रा में शरीर में संभव है। अगर आपसे पूछे कि किस विटामिन का निर्माण शरीर में संभव है तो थोड़ा सा विटामिन डी मार दीजिएगा आंसर। सबसे आसान स्रोत क्या है विटामिन डी का, है ना, सूर्य का प्रकाश, लेकिन दोपहरिया के बाद नहीं, दोपहरिया के पहले वाला सूर्य के प्रकाश में आपको विटामिन डी मिलेगा। और विटामिन डी के जो है कमी से हड्डी की रोग होती है, जैसे ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स। ऑस्टियो शब्द हड्डी का रूट वर्ड है, जैसे ऑस्टियोलॉजी हड्डी का अध्ययन, है ना। इस प्रकार से भैया ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गांव घर में आप देखे होंगे छोटे बच्चे को सवेरे धूप में रखा जाता है, और किस लिए नहीं भैया, वो भी जानते हैं कि स्किन को जो है काला कर रहा है, लेकिन फिर भी ये विटामिन लेने के लिए रखा जाता है ताकि इसकी हड्डी की ग्रोथ अच्छे से हो सके। विटामिन ई के कमी के कारण जनन क्षमता में कमी आती है, जनन क्षमता, है ना। इसके अलावा विटामिन के कमी के कारण ब्लड क्लोट नहीं होता है, रक्त के थक्का नहीं जमते हैं। इसके अलावा करंट सेक्शन से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार्सिलोना स्पेन में एलोब्रेग्रेट ओपन 2023 के दौरान किसे भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर के रूप में चिन्हित किया गया है। तो भारत के अभी 84वें ग्रैंड मास्टर बनी है, महिला है, इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। ये प्राग्नंदा की बहन है ना, वैशाली रमेश बाबू जो है ये भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर बनी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। ये इनके फोटो है, देख लीजिए, है ना, किस प्रकार से मुस्कान है, और विजय के बाद मुस्कान एक अलग ही होती है, तो आप सभी जानते हैं। इसके अलावा ये महिला है, इससे पहले जो भारत में ग्रैंड मास्टर बनी महिला एस विजया लक्ष्मी, कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली, ये इसके बाद जो है वैशाली रमेश बाबू, ये महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। देखिए एक विरोधाभास उत्पन्न करता है क्वेश्चन में, है ना। मैंने 3-4 बुक को रीड किया है ना। देखिए एस विजया लक्ष्मी जो है इनको 2001 में बताया जा रहा है ग्रैंड मास्टर बनी, कोनेरू हम्पी 2002 में ग्रैंड मास्टर बनी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत की पहली ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी कैसे हो गया, जो बहुत सारे बुक भी लिख के रखा है, ठीक है। ये थोड़ा विवादास्पद है मेरे हिसाब से, है ना, लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा और रिसर्च करूंगा। 2001 जो हुआ तो वही ना होगा जी पहला, तो ये कोनेरू हम्पी कहां से, एस विजया लक्ष्मी होगा। लेकिन बहुत सारे नामी गामी किताब भी आजकल जो छपे हैं ना मार्केट में, उसमें भी लिखा है कि कोनेरू हम्पी जो है भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर है ना। तो ये ऐसा नहीं है, इस पे थोड़ा सा और रिसर्च करके दूंगा, बाद बाकी विजया लक्ष्मी मेरी तरफ से याद रखिएगा पहला ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। इनके अलावा पुरुष में पहला आपका कौन है भैया, विश्वनाथ आनंद। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन है, आदित्य सामंत, और महाराष्ट्र के हैं ये। और आपका जो 82वें ग्रैंड मास्टर थे ये भी प्रणीत, भूपल्ला प्रणीत था, ठीक है भाई। भारत के ग्रैंड मास्टर पहले विश्वनाथ आनंद साहब, इन्हें ही जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहिए या फिर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहिए, पहली बार 1992 में रिसीव हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का मुख्यालय जो फीडे है, इसका मुख्यालय कहां पे है, तो ये आपका स्विट्जरलैंड के अंदर लुसाने के अंदर है, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। भारत में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा है। अभिमन्यु मिश्रा ये भारतीय मूल के यूएसए के रहने वाले अमेरिकी नागरिक हैं, और ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं, है ना। इससे थोड़ा सा ज्यादा उम्र का आर प्रागनंदा है, ठीक है। ये जो है आपका 12 साल 4 महीने और 25 दिन में ये वाला पदवी को मतलब धारण कर लिए अभिमन्यु मिश्रा। तो ये थोड़ा सा, है ना। बाद बाकी जो है शतरंज का ओलंपियाड 2022 के अंदर आपका चेन्नई में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इनके अलावा अभी विश्व शतरंज चैंपियनशिप, ये भी करंट से याद रखिए, विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है ये आपका जीता है भैया कार्लसन मैग्नस, इस प्रकार का नाम है। इन लोगों का नाम भी एक थोड़ा अच्छा रखता नहीं होता, कार्लस मैग्नस, है ना। तो ये जीता है, और इसका रनर अप जो रहा है अपना प्रागनंदा भी रहा है, प्राज्ञानंदा ही रहा है। और ये आपका अजरबैजान में ये प्रतियोगिता कराया गया था इस बार का 2023 वाले का। इस बार करने का मतलब 2023 जनवरी, तो भी 2024 तो जन्मे लिया है ना। इसके अलावा पीडीएफ प्लान के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। पीडीएफ का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो ये पीडीएफ का लिंक नहीं, ये व्हाट्सएप का लिंक है। आपको इसे क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करना है, कुछ भी हाई लिख के भेजना है, आपको एक ग्रीटिंग मैसेज आएगा। इस ग्रीटिंग मैसेज में आपको पीडीएफ के बारे में बिना कुछ पूछे सारी जानकारी मिल जाएगी। बाद बाकी अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं उन तमाम बच्चों के लिए एक सूचना देना चाहूँगा कि जो बच्चे किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए पीडीएफ 35 रुपये की खरीद रहे हैं, वो
थोड़ा सा मतलब 20 रुपया और लगा दे, 30 20 50 55 रुपया में मैं आपको इसके साथ 57 सीरीज का PDF भी दे दूंगा, जो आपके लिए एक अच्छी मजबूती प्रदान करेगा। ये क्लास तो करेगा ही करेगा। मैंने 57 क्लास वाली को कुछ ऐसे इतने मेहनत से इसको लगाया बनाया था ताकि आपको आने वाले 2 से 3 साल में SSC के सभी एग्जाम में तो रामबाण है ही, लेकिन अन्य एग्जाम में भी आपको रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करेगा। तो मात्र 55 रुपए के अंदर किसी भी 35 रुपए का एक PDF, जैसे यूपी पुलिस, बिहार SSC या फिर जो GD का न्यू सीरीज चल रहा है GD MTS वगैरह का, तो 35 का है। बाद बाकी अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहे तो 55 में आपको जो है ये मिल जाएगा 57 वाला एक गाइड, जो एक फुल फ्लेज पुस्तक है, एक ऐसा पुस्तक जिसमें सिर्फ काम की बात है। वैसा नहीं कि सीधे किसी किताब जो भी हमारे मार्केट में चलते हैं जनरली कम्पिटेटिव एग्जाम में उसको छाप दिया गया, ऐसा नहीं है। चुन चुन के छांटा गया है जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। फिर भी बता देते हैं 25 में 57 मिल जाएगा खाली, और टॉपिक बैच सब में मुफ्त है, ये कॉमन रखिएगा। टॉपिक बैच करीब 20 से ज्यादा क्लास हो गए हैं, आज फिर एक क्लास आएगा। 35 में SSC GD का आपका जो आप देख रहे थे जिसमें 8 क्लास हुआ है वो मिल जाएंगे, टॉपिक बैच मिल जाएंगे। 35 में बिहार SSC के 40 PDF मिलेंगे जो आप देख रहे हैं, और टॉपिक बैच मुफ्त मिल जाएंगे। इसी में मैं कहा कि 25 और मतलब 55 कर देंगे तो आपको 57 सब में मिल जाएगा। इसके अलावा 35 रुपया में यूपी पुलिस और आपका जो है टॉपिक बैच मिलेगा। 60 में GD BSSC टॉपिक बैच सब मिल जाएंगे। 70 करते हैं तो GD, 57 BSSC टॉपिक बैच मिल जाएगा। 90 करते हैं तो 57। 21 क्लास का एक और सीरीज चलाया गया था जो DP IV इन सब के लिए था, BSSC GD सब मिल जाएगा। और 100 करते हैं तो ऊपर के सारे मिल जाएंगे, जिसमें 3 एक्टिव प्लान मिलेंगे, यूपी पुलिस का, बिहार SSC का और SSC का। बाद बाकी 21 मिलेंगे, 57 मिलेंगे, टॉपिक बैच मिल जाएंगे। ये सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। एक इतना कि एक एग्जाम पास करने के लिए काफी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये देखिए लिंक एक हो गया और एक ये डायरेक्ट नंबर है ना। लेकिन शर्त एक मैंने क्या बताया है कि जो भी PDF खरीदेगा बच्चा उसके साथ PDO की प्लेलिस्ट भी वॉच करने हैं। PDO को प्लेलिस्ट वॉच कीजिए, PDF उसी दिन पढ़िए उस पार्टिकुलर पोर्शन को जो आपने वीडियो वॉच किया है। ठीक है, उसके बाद हमें बताइए क्या आप में बदलाव आया। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना कब हुई थी? 1908 में हुई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड में प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस इत्यादि लोग शामिल थे। खुदीराम बोस जो है ये सबसे कम उम्र में फांसी के माध्यम से शहादत को प्राप्त करने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, इन्हें सलाम है। इनके अलावा लाहौर असेंबली बम कांड कब होती है? 8 अप्रैल 1929 को होती है, भगत सिंह और उनके सहयोगी के साथ। ठीक है, बाद में भगत सिंह साहब को जो है फांसी की सजा कब होती है? 23 मार्च 1931 को होती है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा काकोरी ट्रेन कांड ये 1925 में हुआ था, अब इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। ये लूटपाट सिर्फ अंग्रेजों का खजाना लूट के जो है स्वतंत्रता संग्राम में झोंकने के लिए किया गया था, न कि पर्सनल उद्देश्य से। इसके अलावा चौरा चौरी हत्याकांड ये 1922 में हुआ था। इसी हत्याकांड के कारण प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन को जो है रोक दिया गया था गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। गांधी का प्रथम स्वदेशी आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, जो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद बिहार के चंपारण में 1917 में राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर स्टार्ट किए थे। बिहार को पृथक प्रांत के रूप में मांग किया गया था 1906 में। 1906 में आप मुस्लिम लीग की स्थापना का समय रख लेना। इसके अलावा बिहार की जो मतलब डिवाइड करने की बात करी गई, ये दिल्ली दरबार 1911 में इस बात को आगे बढ़ाया गया और इस हिसाब से 1912 में बिहार अलग हो गया बंगाल से। तत्पश्चात 1936 में बचा हुआ रेस्ट बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। तत्पश्चात 2000 ईस्वी में बचा हुआ बिहार से फिर से झारखंड अलग हो गया। तो बिहार को कितनी बार हुआ है टुकड़ा, तो आप समझ सकते हैं जब से बिहार बना है तब से 2 बार और चीज निकल गया है, और होते होते भी बिहार जो है अब छोटा हो गया है। इसके अलावा बिहार में खिलाफत आंदोलन कौन चलाए? स्वामी विद्यानंद। कब? 1919 में। और खिलाफत आंदोलन केंद्र या फिर खिलाफत आंदोलन चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आप लोगों पे ये कमेंट उधार रखता हूं। ठीक है भाई। इसके अलावा बिहार में असहयोग आंदोलन कौन चलाए थे? मौलाना मजरुल हक, ये भी ध्यान रखेंगे, सदाकत आश्रम। इसके अलावा भारत में असहयोग आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार कौन थे? आपका महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी को
इस आंदोलन में भारत के सभी समुदाय का बेजोड़ सहयोग मिला था। समुदाय कहने का मतलब आप जानते हैं इंडिया विविधता से परे हुए हैं, यहाँ अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं, तो सभी का सहयोग मिला था। नाम था असहयोग। असहयोग मतलब ब्रिटिश को अब सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्तंभ 1 का मिलान 2 से करें। प्रकाश की तीव्रता, मध्यम गुणधर्म, प्रकाश का रंग, मध्यम का आवर्तनांक, प्रकाश का वेग, प्रकाश आयाम, प्रकाश का संचरण, प्रकाश आवृत्ति। आज हमने प्रकाश की जो भी आपका प्रॉपर्टीज होता है उनसे संबंधित बात को मिलान करने के लिए दर्शाया है। तो प्रकाश की तीव्रता जो है आयाम पे डिपेंड होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे मैच करेंगे। प्रकाश का रंग जो है आवृत्ति पे डिपेंड होता है, तो 4 से मैच करेंगे। प्रकाश का वेग जो है, प्रकाश का वेग ये माध्यम के अपवर्तनांक से फ्री होता है ना, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये मतलब फ्री तो नहीं होता है ना, गमन के लिए कोई भी मोड की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब माध्यम से गुजरता है तो इफेक्ट डालता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, इसीलिए एक वर्ड आता है कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग के गमन के लिए कोई भी मोड की आवश्यकता नहीं होती, ये इसलिए वर्ड आया है कि ये निर्वात में भी गमन करता है, ठीक है। इसके अलावा प्रकाश का संचरण, ये माध्यम के गुणधर्म 1 नंबर से मिलान करेंगे, तो इसे आप मैच कर सकते हो। प्रकाश को आप ओवरऑल विद्युत चुंबकीय तरंग कह सकते हो। इसके अलावा प्रकाश अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में से कौन सा है, तो अनुप्रस्थ है। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है ना। इसके अलावा प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये जो लफ्ज आया है ये इसलिए आया है क्योंकि निर्वात में भी गमन कर सकता है, इसीलिए जो ध्वनि नहीं कर सकता है। ध्वनि को गमन के लिए हमेशा एक मीडियम, एक मोड की आवश्यकता होती है, इसीलिए आप चंद्रमा पे शिकंजी नहीं पी सकते हो, चंद्रमा पे बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। प्रकाश के 7 रंगों या वर्णों में विभक्त करने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसके लिए हमें एक त्रिभुजाकार प्रिज्म की आवश्यकता होती है, और जब हम एक साइड से प्रकाश की किरण को प्रवाहित करते हैं तो दूसरे साइड एक पट्टी पे 7 रंगों में हमें कलर विभक्त नजर आता है, जिसके सबसे ऊपर रेड रहता है और सबसे नीचे वायलेट रहता है, ठीक है। ये है जी प्रिज्म। प्रिज्म का आकार कैसा होता है ये भी एसएससी के एग्जाम ने पूछा है, तो आप समझ सकते हैं कि कभी कभी एग्जामिनर खुश होता है तो कुछ भी पूछ देता है। प्रिज्म का आकार त्रिभुजाकार। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार, ठीक है भाई। इसके अलावा माध्यम में तापमान की बढ़ोतरी करने से प्रकाश के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी तापमान जो है प्रकाश के चाल पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लगा लीजिएगा। इसके अलावा प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था, तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापा था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र ब्रिटेन के किस महारानी महाराज के द्वारा प्राप्त हुआ था। जब आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए जो अथॉरिटी प्रदान किया गया था, अधिकार पत्र कहिए, अथॉरिटी कहिए, है ना, मतलब एक जो होता है ना कन्फर्मेशन, तो ये कौन दिए थे, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिए थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की घोषणा पत्र कब रिलीज हुआ, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ये क्वेश्चन हूबहू डेट के साथ एसएससी ने पूछा है कि कब दिया गया था, है ना। उस समय मुगल बादशाह कौन हुआ करता था, अकबर हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर कौन थे भैया, टॉमस स्मिथ। बिहार के एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसे खोज के लाएगा हो, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर कौन थे, टॉमस स्मिथ। अंग्रेजों के पहली कार्यरत फैक्ट्री 1600 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री बंगाल के अंदर कब स्थापित किया, तो आप कहोगे 1651 में हुगली नदी के किनारे, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है ये भारत पर 1857 सिपाही विद्रोह पूर्ण होने तक रहा था। इसके बाद 1858 एक्ट के अनुसार भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटेन के महारानी महाराज के पास चला गया था, है ना। और ये क्यों चला गया था मैं आपको बता दिया था कि आप जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में लगभग हम अंग्रेजों को हरा दिए थे, तो वहां के महाराज महारानी सोचे कि अरे भाई इसकी इतनी पावर है ना, ये तो इतने बड़े पैमाने पर लड़ाई कर सकता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज यहाँ तक पहुंचा है 90% तक, कल तो 100% पहुंच जाएगा, हमारा सत्वे खत्म कर देगा। इससे अच्छा है कि इसकी शासन की डोरी अपने हाथ में ले लो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा कमान ब्रिटेन चला गया, ठीक है भाई। इसके बाद जो है यहाँ पे क्रम उल्टा लिख गया था, है ना। ईस्ट इंडिया का बता दिए थे। इसके अलावा भारत में विदेशी आगमन में सबसे पहले पुर्तगाली आया था, फिर डच आया था, अंग्रेज, डेनिश,
फ्रेंच, ये सभी आपके आने का क्रम है। लेकिन सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली 1961 में गोवा को रिलीज करके यहाँ से गए थे। ठीक है भाई, तो आने वाले सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा के रूप में, और जाने वाले लास्ट में भी सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही है। इसके अलावा एक अनिश्चित मानव अंडे में सामान्यतः होता है एक एक्स क्रोमोसोम होता है। लिंग का निर्धारण पिता के क्रोमोसोम पे डिपेंड होता है। पिता से यदि एक्स क्रोमोसोम प्राप्त होता है तो उत्पन्न संतान जो है ये पुत्री होगी, और वाई क्रोमोसोम अगर पिता डोनेट करता है तो उत्पन्न संतान क्या होगा भाई, पुत्र होगा। 22x प्लस वाट, अब इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सी क्रोमोसोम आएगा, है ना। 22x प्लस x होता है और यहाँ पे ये वाट, ठीक है। अब इस पे डिपेंड करता है कि पिता से अगर x आ गया तो यहाँ पे हो गया पुत्री, अगर y आ गया तो हो गया पुत्र। तो ये आप समझ लिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। मानव शरीर में कितने जोड़ी जो है आपकी क्रोमोसोम होती है, 23 जोड़ी। जोड़ी वाला और क्या है, कितनी जोड़ी पसली होती है तो 12 जोड़ी। कितनी हड्डी होती है तो 2 से 6 हड्डी होती। इस प्रकार से आपको याद रखना है। मानव गुणसूत्र में डिसऑर्डर होने वाले कुछ प्रमुख बीमारी जैसे आपका टर्नर सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम का उदाहरण आप गांव घर में देखे होंगे। बच्चे के जो है ओठ कटे हुए रहते हैं, तालू के पास जो है ऐसे जो है नीचे का या ऊपर का ओठ कटा हुआ, है ना, खुनवा बोलते हैं गांव घर में इसे, पटाओ सिंड्रोम को। इसके अलावा जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। डीएनए का खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए के देखिए ये क्वेश्चन सीधे कभी आज तक ऐसे नहीं पूछा कि डीएनए का खोज किसने किया था। पूछता है कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने किया। बच्चे कंफ्यूज, अरे भाई वही चीज है, क्योंकि इसका ऐसा कुछ रहता ही, ऐसा गुच्छा के टाइप से आप देखेंगे डीएनए का चित्र तो, ठीक है। तो इसी चीज को बोला गया, तो वाटसन एवं क्रिक ने खोजा है, ठीक है। लेकिन जब डीएनए की संश्लेषण की बात आती है तो आर्थन कोरबर्ग, और डीएनए के माध्यम से प्रोटीन के संश्लेषण की बात आती है तब आपका पूछा जाता है भैया, है ना, हरगोविंद खुराना के बारे में। और ये भारत के प्रथम, है ना, जो आपका मेडिकल साइंस में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, यानी जीव विज्ञान में। इसके अलावा निम्नलिखित में से चर्चित व्यक्ति जिसे महाराजा धीराज की उपाधि दिया गया था, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त या समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के शासक श्रीगुप्त है और अगला शासक चंद्रगुप्त प्रथम है, जिसे गुप्त वंश के वास्तविक फाउंडर भी माना जाता है, ठीक है। देखिए बहुत सारे ऐसे वंश है जिसके वास्तविक फाउंडर अलग होते हैं। जैसे गुलाम वंश के वास्तविक फाउंडर आपका कौन सा है, इल्तुतमिश है। जैन धर्म के वास्तविक फाउंडर अगर कहें तो भगवान महावीर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे चीज है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य कहते हैं। इसी के काल में आपका फहियान नामक यात्री आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य को हम सेंड्रोकोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंड्रोकोट्स, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना किए थे किसके सहयोग से, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य के सहायता से। देखिए तीनों एक ही नाम है, जिसे आप चाणक्य कहते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र का नामक जो है किताब भी लिखे थे। तो इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य। देखिए विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश के अंतिम शासक भी हुए, तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो विष्णुगुप्त 2 कैरेक्टर है हमारे किताब में। इनके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार कौन, अशोक जी के पिताजी, है ना। तो ये अमित घात्र कहलाते थे। और उसी प्रकार से जो आपका बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, इसे कुनिक कहा जाता था। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ और गुप्त वंश के अंतिम राजा विष्णुगुप्त। हमने कहा ना गुप्त वंश में विष्णुगुप्त है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त वह शासक हुए जिन्होंने अपने सिक्का पे खुद को बीना बजाते हुए गुदवाए थे। इनके अलावा भारत का आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, और भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता है। लाल बाल पाल में कौन कौन शामिल है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ये कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में फूट पड़ा था। लाल बाल पाल अलग हुए थे और नरम दल अलग हुए थे। भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। गंगोई कोंडा राजेंद्र प्रथम चोला को कहा जाता है श्रीलंका पे विजित होने के लिए। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो ये सभी के सभी बात ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा 26 जनवरी 2024 को मनाए जाने वाली 75वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पे चीफ गेस्ट के रूप में किसे इनवाइट किया गया है, तो यहाँ पे आएंगे जी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है भाई। और ये फ्रांस के 6ठे राजनेता है जो हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
2024 में 75वीं गणतंत्र दिवस में इमैनुअल मैक्रॉन साहब आएंगे, है ना। पहली बार जो फ्रांस के तरफ से आए थे इनका नाम था जैक्स सिराक, एक वो जैक्स कैलिस भी था, जैसे साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर अब नहीं खेलते हैं, संन्यास ले लिए हैं, तो इनका नाम था जैक्स सिराक, जो पहली बार फ्रांस के तरफ से आए थे 1976 में। एक बात ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर आपको कहीं से भी टटोल सकता है, ठीक है। आखिरी बार 2016 में फ्रांसीसी के जो राजनेता है फ्रांसिस ओलांद आए थे, और अभी आएंगे आपका इमैनुअल मैक्रॉन। एक बार आपसे पूछा गया है अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन कि किस गणतंत्र दिवस के अवसर पे कोई भी अतिथि नहीं आया, तो आप जानते हैं कोरोना महाराज के चलते 2021 और 2022 में बिना अतिथि के ही गणतंत्र दिवस हम लोग सेलिब्रेट किए थे, कोई भी चीफ गेस्ट यहाँ पे नहीं आ पाया था, ठीक है। 1950 में पहली बार गणतंत्र दिवस के अवसर पे डॉक्टर सुकर्नो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हुआ करता था उस समय, तो वो आए थे, जैसा कि इसी वीडियो में पहले कहीं तो बताया अभी। इसके अलावा 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति कौन आए थे? अब्दुल फतह अल सीसी आए थे। इनके अलावा थाबे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? बिहार के गोपालगंज में। ये एनुअल फंक्शन है थाबे महोत्सव, है ना। ये जो है आपके थाबे दुर्गा मंदिर के प्रांगण में गोपालगंज जिले में किया जाता है, इस मकसद से कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इस बार का जो त्योहार लगा 2023 में थाबे महोत्सव, इसमें गायक हिमेश रेशमिया को आमंत्रित किया गया था, तेरा प्यार प्यार प्यार। इसके अलावा बिहार में प्रमुख त्योहारों में छठ पूजा, दुर्गा पूजा इत्यादि प्रमुख है। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य में आएंगे तो कठगोदवा नाच, धोबिया नाच, झरनी, झूमर, झिझिया, जोगीरा, पवरिया, ये सब बिहार में जो है आपका लोक नृत्य का फॉर्म है। देखिए लोक नृत्य अलग होते हैं, लोक नाट्य अलग होते हैं, इसके अलावा लोक कला अलग होता है, क्लासिकल डांस अलग होता है। ये मोटे मोटे तौर पे अपने माथा में जरूर बैठा लीजिएगा। गुनगुन खिड़की बंद, ठीक है। तो सबको जो है एक ही में नहीं मिला देना है। तो यहाँ पे बिहार के त्यौहार में छठ और दुर्गा पूजा ये काफ़ी फेमस है। बाद में कि बिहार में बहुत सारे त्यौहार पारंपरिक लगते हैं, मकर संक्रांति वगैरह भी लगते हैं, नववर्ष को शीतल वगैरह भी कहते हैं, ये तुमने पहले ही पढ़ा दिया है। बाद में कि जो इंडिया में फेस्टिवल होता है जनरली बिहार में भी होता है, ठीक है। इनके अलावा बिहार के प्रमुख लोक नृत्य में बता ही दिया कौन कौन है। बिहार के चित्रकला में आएंगे तो मंजूसा चित्रकला, साझी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला मिथिला पेंटिंग वाला, इसके अलावा पटना का कलम चित्रकारी, तो ये सब जो है चित्रकला में आ जाएगा। इनके अलावा बिहार में लोकगीत आएंगे ना तो बिरहा, निर्गुण, सोहर। निर्गुण भरत शर्मा व्यास निर्गुण गाने के लिए फेमस है। भरत शर्मा व्यास आपने सुना होगा उनको, मैं भी सुनता हूँ, अच्छा लगता है। इनके अलावा 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से कुल कितने नर चीता को भारत लाया गया था? देखिए नामीबिया से टोटल चीता आए 8, 5+3 के रेशियो में आया है। 1.5 साल के अंदर 3 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। तो चौथी बार मादा और नर को अलग करके भी संयोग बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 5 मादा आए और 3 नर आए थे। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकन चीतों को भारत लाया गया, जिनमें 5 मादा और 3 नर। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इसे जो है संरक्षण के लिए छोड़ा गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार वहां पे एक सासा नाम की चिताएं था, यानी मादा चीता, उनका जो है मौत हो गया है, ठीक है। इनके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में होती है, और 1973 में ही आपका सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के द्वारा वन्य जीव संरक्षण या पेड़ संरक्षण के लिए जो है आपका चिपको आंदोलन चलाया गया था। कल मैंने एक किताब का नाम बताया था, द चिपको मूवमेंट नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है, उत्तर प्रदेश वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया है। हमारे इस चैनल पे लिमिटेड कंटेंट ही आपको दिया जाता है, ऐसा तो नहीं कि भर दिन में 10 गो वीडियो दिया जाता है। एक वीडियो, है ना, अधिक से अधिक 2 किसी दिन, ठीक है। तो आपको सभी कंटेंट वॉच करना है जी, अगर हमारा पूरा फायदा आप उठाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो वहां पे मैंने एक किताब बताया था आपको, है ना, कि द चिपको मूवमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपका देंगे बच्चे एग्जाम में अगर आ गया तो, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुई थी। अब जो है इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को एक ही में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, ताकि अच्छे से चल सके और खर्च भी कम आए। इंद्रावती, प्राणहिता और सावरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होती है? नासिक महाराष्ट्र से होती है, और ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा, है ना, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और कहां से निकलती है? महाराष्ट्र स्थित महाबलेश्वर से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है जी महानदी,
ये ना पेनिनसुलर इंडिया की, ये कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है और ये भी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इंडिया की सबसे लंबी बांध परियोजना हीराकुंड बांध परियोजना महानदी के प्रांगण में ही स्थित है, जो आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे प्रथम बांध परियोजना जो है ये कौन है? दामोदर घाटी बांध परियोजना। ये पहली बांध परियोजना भारत की आजादी के बाद। इसके अलावा सबसे ऊंची बांध परियोजना टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में भागीरथी और बिलांगना के संगम पे 261 मीटर से भी अधिक ऊंची। इसके अलावा सबसे ऊंची ज्वारीय बांध परियोजना भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर। इसके अलावा भारत का पहला स्वदेशी नाभिकीय रिएक्टर, ये भी पूछा जाता है, कल्पक्कम। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत स्थित, नाभिकीय रिएक्टर कहने का मतलब है परमाणु संचालित बिजली उत्पादन केंद्र। यहाँ पे मैं ये चीज और भी लिखना चाहिए, यहाँ पे कल्पक्कम तभी आंसर होगा, नहीं तो आप अप्सरा और तारापुर न समझ लो, उसमें से न चूज कर लो। ठीक है, इसे मैं करेक्ट करके दूंगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के पास चेमाड्यूंग ग्लेशियर से होती है, जहां इसे सांगपो कहा जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश के है ना भूभाग में इसे देहांग के नाम से जाना जाता है। गंगा में समा जाती है, कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। और गंगा में जब ब्रह्मपुत्र नदी समाती है तो ये वाला जो संयुक्त जलधारा हुआ, इधर से आया ब्रह्मपुत्र, इधर से आया गंगा, तो इसे हम बांग्लादेश के अंदर कहते हैं जी मेघना। ठीक है, इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहत है, बराक है, सुबनसिरी है, मानस है। इसके अलावा गंगा नदी भारत में सबसे लंबी नदी है, जो देवप्रयाग में दो नदी के जलधाराओं के मिलने से बनती है, अलकनंदा और भागीरथी, है ना। इनके सहायक नदियों में आएंगे रामगंगा पहला, कोसी, कर्मनासा, फल्गु, महानंदा, सोन, यमुना, सरस्वती। ये सभी के सभी गंगा नदी के सहायक नदी है। गंगा नदी बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार का मैदान, गंगा मैदान। अरुणाचल प्रदेश स्थित किबुथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर अब कब रख दिया गया? आप जानते हैं कि ये जो किबुथु है ये भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। किबुथु जो आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है ना। भारत का उत्तरी पॉइंट क्या है भैया? इंदिरा कौल है। और दक्षिणी पॉइंट कौन सा भैया? मुख्य भूमि का कन्याकुमारी। और वैसे कहेगा तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कौल और इंदिरा पॉइंट अलग अलग चीज है भाई। ठीक है, तो जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन इसका नाम रख दिया गया है किबुथु सैन्य शिविर का। ठीक है, अब जनरल बिपिन रावत साहब कौन थे? आपसे छुपा हुआ नहीं है। हमारे देश के प्रथम सीडीएस जो अब हमारे बीच नहीं है, स्वर्गवासी हो चुके हैं 2022 में। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका जो है निधन हो गया था। भारत के वर्तमान सीडीएस कौन बनाए गए हैं, यानी सेकेंड सीडीएस कौन है भारत के? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सिंह चौहान है। देखिए रावत साहब भी उत्तराखंड के रहने वाले थे और ये अनिल चौहान साहब भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनका जो क्या होता है कि बड़े बड़े पोस्ट, बड़े बड़े खिलाड़ी अगर कोई कारनामा कर लेता है तो उनका जो है नेटिव भी पूछ लिया जाता है कि अमुक आदमी कहां से बिलोंग करता है। ठीक है भाई। अरुणाचल प्रदेश स्थित होलंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम बदलकर डोनी पोली कर दिया गया है। मैंने इसका अर्थ बताया है आपको। डोनी पोली जो है सूर्य चंद्रमा के नाम पे रखा गया है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा दिल्ली स्थित राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन है। पुराने संसद भवन को अब जो है संविधान सदन कहा जाएगा, क्योंकि नया संसद भवन का उद्घाटन हो गया है और सेंगोल का चर्चा हमने आपको कर लिया था। नया संसद भवन का वास्तुकार कौन है बताइएगा। इसके अलावा बिहार मखाना का नया नाम जो है मिथिला मखाना पड़ गया है। मखाना मिथिलांचल क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जल का फल होता है, जल में पाया जाता है, कांटा युक्त एक जो है ऐसा रहता है। इसमें आपका जो है मखाना बंद रहता है, काले काले बीज होते हैं। इसे मछुआरा या फिर जो भी इसकी खेती करते हैं, इसे ला के इसके फाड़ के इससे बीज निकालते हैं, फिर प्रोसेसिंग के बाद जो है मखाना जो व्हाइट वाला आप देखते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत का काम है ये। तो ये बिहार के मिथिलांचल रीजन, मैं खुद वहां से बिलोंग करता हूं तो ये देखा हूं। इसके अलावा मिड डे मील योजना का अब नाम जो है प्रधानमंत्री पोषण स्कीम योजना रख दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरें के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है फिरोज शाह तुगलक। मैंने आपको बताया था कि नहर निर्माण का कार्य सर्वप्रथम सल्तनत पे जो है गयासुद्दीन तुगलक ने ही करवाया, लेकिन बड़े पैमाने पे फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो कुतुब मीनार है ना, इसमें 3 शासक को जो है निर्माण करने का श्रेय दिया जा सकता है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने नींव रखी, नींव मतलब बनाने की विचार रखी और कुछ काम करवाया। उसके बाद चले गए दुनिया से 1210 में। इसके अलावा बचा हुआ काम उनका दामाद और या फिर गुलाम वंश के तीसरे शासक। कभी भी गुलाम वंश के दूसरे शासक में इल्तुतमिश को मत मार देना,
ना, और ये क्वेश्चन को गलती करते हुए मैंने अच्छे धुरंधर बच्चे को देखा है, ठीक है भाई। उनको लगता है कि ये गए अपना कुतुबुद्दीन ऐबक तो सबसे फेमस इल्तुतमिश हुआ, और अच्छे अच्छे किताब में भाई साहब स्किप कर देते हैं बीच का पोर्शन, है ना, तो सीधे इल्तुतमिश के बारे में बताते हैं, तो उनको लगता है कि दूसरा शासक यही है। ऐसा नहीं है। गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आया था, और आराम शाह को हटा के तब इल्तुतमिश जो है तीसरे शासक के रूप में आए थे गुलाम वंश के, जिसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। गुलाम वंश, इलवारी वंश या ममलूक वंश, ये तीनों एक ही वंश के नाम होते हैं, जिसकी स्थापना 1206 में ऐबक ने किया था। तो नींव रखे थे ऐबक किसके? कुतुब मीनार के। इसके अलावा कुतुब मीनार का अंतिम फ्लोर कौन बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। और जो पूरा कराने का श्रेय है 3 फ्लोर तक, तो वो कौन बनाया था? इल्तुतमिश ने। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा लग गया होगा तो लाइक करना भाई, है ना। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का टका और जीतल नामक मुद्रा इल्तुतमिश ने चलाया था, जबकि सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। टका आपका चांदी का और जीतल आपका तांबा का था। कल एक बच्चे आयुष नाम है, शायद कल या परसों, एक मैसेज करा था वीडियो के नीचे कि जितने व्यू उतने लाइक करो, ताकि जो है सर की क्या होते भाई, थोड़ा सा वो मनोबल बढ़े, ठीक है भाई। तो मैं बताऊं भाई साहब कि ये कलयुग है। अच्छा लगे तो बिल्कुल नहीं करेगा, थोड़ा सा मजा मसाला होता ना तो बिल्कुल लाइक करते, और वही चीज़ चाहिए एक्चुअली मार्केट में। थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा इधर उधर की बात, थोड़ा सा अब क्या आप समझ रहे हैं। तो ये सब जो करता है वही यहाँ पे फलेंगे फूलेंगे। ये कलयुग है। आप जितने अन्याय करोगे उतने ज़्यादा आगे जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे जाने के लिए यही चीज़ एक मार्ग है। आप अच्छे वे में भी जा सकते हो, लेकिन देरी लगेगी, ठीक है, ठीक है। तो जिसको अच्छा लगता हो जरूर करता है। आयुष कहने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत पे मशहूर जो बाहरी लोग आए उसमें मलिक काफूर को खरीदा गया था। इसे 1000 दिनारी कहा जाता है ना। ये अलाउद्दीन खिलजी का जो है करता धरता था, और दक्षिण विजय के लिए इसे ही नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी। इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे, एमबीटी के काल में आया था, और ये रेला नामक अरबी ग्रंथ भी लिखा था, और ये दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था एमबीटी के द्वारा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तुर्कान चिहलगानी दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में बनवाए थे। 1000 खंबा महल सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था। नवरोज उत्सव, सिजदा एवं पैबोस की प्रथा ये बलबन ने चलाया था। नहर निर्माण सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक बड़े पैमाने पे फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये सब हो गया जी आपकी सल्तनत की जो है छोटे में क्रैश कोर्स। इसके अलावा 5 वंश गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। प्रथम शासक आएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, है ना। तुगलक का हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, खिजर खां और बहलोल लोदी। पहला शासक 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतिम शासक 1526 इब्राहिम लोदी। कौन हराया? पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर लड़ाने के बाद जो है वहां पे कौन सी आपकी वंश आ गई? मुगल वंश। मैं गर्लहुड पुस्तक या आत्मकथा के लेखिका कौन है? तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन की किताब आप समझते हैं कि एक बार विवाद में भी आया था, है ना। तस्लीमा नसरीन की अन्य पुस्तकों में लज्जा, शोध, सेम, ये सब जो है तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है। इनके अलावा सेम अगेन है, ठीक है, देखिए सेम अगेन है, वो सेम पुस्तक अलग राइटर के भी हैं, इसलिए इसे सेम अगेन है। इसके अलावा लज्जा को ही अंग्रेजी में सेम कहते हैं। झुम्पा लाहिरी मुख्य पुस्तकों में द नेमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अनकस्टमेड अर्थ, रोमन स्टोरी, ये सभी झुम्पा लाहिरी की पुस्तक है। रामचंद्र गुहा की पुस्तक, देखिए पुस्तक से एक राइटर की सभी पुस्तक की नाम जानना है तो पुस्तक वाले टॉप ट्रेंडिंग प्लेलिस्ट है, वो में आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलता है। किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक को उठा के बनाया गया होता है, तो वहां पे जाकर एक बार जरूर वॉच कर ले दादा, है ना, काम आएगा। अभी विनती कर रहे हैं, बाद में आप मुझे मिठाई खिलाओगे अगर एक्सेप्ट कर लोगे विनती तो, ठीक है भाई। रामचंद्र गुहा की पुस्तक मेकर्स ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया, सेविंग द सिविलाइट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। इसके अलावा गांधी बिफोर इंडिया, गांधी आफ्टर इंडिया, ये सब भी इन्होंने ही लिखा है, रामचंद्र गुहा साहब ने। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है ना, नीली छतरी, द ब्लू अम्ब्रेला, छत पर कमरा, द रूम ऑन द रूफ, कबूतरों की उड़ान, दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली इज नॉट फार, ये सभी जो है आपके रस्किन बॉन्ड की है। अनीता देसाई की पुस्तकों में द कराई पीकॉक, ये इनका पहला उपन्यास है। वॉइस इन द सिटी, द पीकॉक गार्डन, मयूर वाला जो उद्यान है, ये सभी फिस्टिंग फास्टिंग, ये सभी अनीता देसाई की पुस्तकों में से आ जाएगा। इसी में से है किरण देसाई चाची, तो इनकी पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। हल्लुल्लु इन द गोवा आर्चर्ड, आर्चर्ड आप समझते हैं ना, फले से लदे हुए जो गार्डन
प्रकार के होते हैं उसे 68 कहते हैं। तो ये सब जो है आपका किरण देसाई का है। मैडम सर, देखिए ये बिहार में ये काफ़ी पूछा जाता है ये किताब मैडम सर। ये इनके लेखिका है मंजरी जहरूर। ये पुलिस सेवा में तैनात महिला के द्वारा लिखी गई है, मंजरी जहरूर मैडम के द्वारा, तो जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम फतेह किस वर्ष किया गया था? 1953 में। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे, इन दोनों ने पहली बार एवरेस्ट को फतह किया था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन बनी? जुंको तेवई, ये जापान के रहने वाली है। जो आपका एडमंड हिलेरी है ये न्यूजीलैंड के हैं, और जो तेंजिंग नोर्गे हैं वो नेपाल के हैं। इनके जो है राष्ट्रीयता भी पूछा जाता है। इसके अलावा भारत में प्रथम महिला जिन्होंने एवरेस्ट फतह की तो ये है बछेंद्री पाल मैडम। 1984 में माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव। नाम लग रहा है कि जैसे ये है ना, संतोष यादव जो है रमेश के भाई हैं, लेकिन ये महिला है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले है ना भारतीय महिला जो 4 बार आपका माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी है, ये है भैया अंशु जमसेंपा। ये अरुणाचल प्रदेश के रहने वाली है। इनकी नेटिव जरूर याद रखें, ठीक है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम विकलांग महिला ये अरुणिमा सिन्हा है, जो ट्रेन एक्सीडेंट में अपनी पैर गंवाने के बाद भी जो है माउंट एवरेस्ट पे फतेह किया, क्योंकि एक दृढ़ संकल्प लेना और काम को अंजाम देना, ये दोनों जो है एक लिंक का तरह आपको कार्य करता है आपके लाइफ में। टांग कटने के बाद, टांग होते हुए आदमी नहीं सोचता है, टांग कटने के बाद इन्होंने सोचा और कर दिखाया, तो ये होती है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो हिमालयी रेंज की चोटी है। 8850 मीटर इसकी हाइट है, और ये नेपाल में सागरमाथा कहलाते हैं। हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरकाशी जिले, अब उत्तरकाशी जिले कहाँ पे होंगे? उत्तराखंड में होंगे, के लुथारू गांव की बहादुर पर्वतारोही संबिता कंसवाल, जिसके 2022 में निधन हो गए थे, उनको मरणोपरांत अभी तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्राप्त दिए हैं, ठीक है। तो ये VVI करके रखेंगे, ठीक है। इनके गांव से नाम लेके और इनके नाम तक पूरे चीज VVI। इसके इर्द गिर्द बहुत क्वेश्चन घूम रहे हैं, है ना। इस सविता कंसवाल की मृत्यु कब हुई? 2022 में। ये क्या थे? तो पर्वतारोही थी। इसे अभी कौन सा पुरस्कार मिला है? तेंजिंग नोर्गे, है ना, राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार कौन प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रपति मैडम किए हैं। ये कहाँ के रहने वाली है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के लोथरा गांव के रहने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक आपसे ये भी पूछा जाता है, आपने अटेंड भी किया होगा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, तो ये उत्तरकाशी में ही है ना। इसी को देख के तो प्रेरणा स्रोत बनी थी। हालांकि इनकी लाइफ जो है थोड़ा सा दुर्घटनापूर्ण रहा, क्योंकि इनकी मौत जो है एक जुनून ने ही करवाया, है ना। निम्नलिखित में से कौन से खनिज पदार्थ का उत्पादन बिहार में सर्वाधिक होता है? देखिए पैराइट का उत्पादन जो है ना बिहार में सर्वाधिक होता है ना। सोना का होता तो मजा आ जाता। बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पैराइट का उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। जैसे आप थोरियम वगैरह के लिए केरल को जानते हो, ऐसे ही जैसे आप यूरेनियम के लिए अभी आंध्र प्रदेश को जानने लगे हो। यूरेनियम जो है आंध्र प्रदेश में काफी पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप हीरा के बारे में बात करेंगे तो हम मध्य प्रदेश को जानते हैं, है ना। अभी हम तांबा के उत्पादन की बात करेंगे तो हम मध्य प्रदेश को ही जानते हैं, मलाजखंड वगैरह को, ठीक है। तो आयरन पैराइट्स को मूर्ख का सोना भी कहा जाता है। एसपीडी की किताब में कहीं ना कहीं मिलेगा। हम भी एसपीडी पढ़े हैं भाई, ऐसा कैसे समझते हमने पढ़े, है ना। यह वास्तव में लोहा का सल्फाइड होता है, जिसका सूत्र होता है FeS2। क्या होता है भाई? Fe मतलब फेरस, S2 यहाँ पे सल्फाइड के लिए यूज किया गया है। तो आपका जो लोहा का सल्फाइड है FeS2, इसे पैराइट भी कहते हैं, इसे बेवकूफों का सोना भी कहते हैं। इसके अलावा लोहा का निष्कर्ष हेमाटाइट से किया जाता है। वर्तमान में लोहा का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा के बादाम पहाड़ी से होती है। कद्रमुख वगैरह भी कर्नाटक में लोहा के खान है, लेकिन यहाँ से ज्यादा प्रोड्यूस जो है अभी उड़ीसा से हो रही है। बिहार में लिथियम का भंडार गया में मिला है। अधिकांश पैरेट्स रोहतास जिले में सोन नदी घाटी में पाई जाती है। मोनोजाइट थोरियम गया मुंगेर जिला में मिला है। चूना पत्थर का भंडार रोहतास में पाया जाता है। ये सब ध्यान रखेंगे, ये बिहार के जो है मिनरल्स वगैरह विभाग से था। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए भैया? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जी बहुत दिन से बताते आए हैं कौन है ये। नीति आयोग में पहली बार जो है उपाध्यक्ष के पोस्ट पर तैनात हुए थे 2015 में, ठीक है। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280(1) के अनुसार कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ये कितने वर्षों की निकाय है? 5 वर्षीय तथा 5 सदस्यीय निकाय है। 5 सदस्य मतलब 1+4 के रेशियो में। एक होगा आपको वित्त आयोग का अध्यक्ष होगा, अब बात 4 गो अन्य सदस्य होगा, ठीक है। इनके अलावा राज्यों में वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल से होता है? तो 243(I) से होता है। कौन करते हैं भैया? राज्यपाल करते हैं उस संबंधित राज्य के। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भैया।
अरविंद पनगड़िया साहब जो है नीति आयोग में पहली बार सचिव के रूप में सेवा दे चुके हैं। अभी इनका नाम नालंदा विश्वविद्यालय से भी जुड़ा हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये सब जो है आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है ना। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह साहब थे। इनका कार्यकाल पूरा हुआ। 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी साहब थे। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। इसके अलावा जो आपका कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। वित्त आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय और असंवैधानिक निकाय पहचानने का तरीका क्या है? जिसके लिए आर्टिकल अलॉट है, जिसकी चर्च संविधान के अंदर है, तो आपको संविधानिक कहना है। जैसे 280 आर्टिकल आपने देखा वित्त आयोग के गठन से, तो संविधानिक निकाय है भाई, है ना। इसके अलावा योजना आयोग के बारे में कहीं संविधान में कुछ लिखा है? नीति आयोग के बारे में कुछ लिखा है? नहीं लिखा है ना। तो ये सब क्या है? असंवैधानिक निकाय है। लेकिन वित्त आयोग, चुनाव आयोग, ये सब क्या है भैया? संवैधानिक निकाय है। ठीक है भाई। इसके अलावा है ना, थोड़ा सा साइलेंट कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है, पुट पुट कर रहा है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक घनत्व किस तत्व का है? तो ये आपका भैया एल्युमिनियम, पारा, सोना, सीसा, इनमें सबसे अधिक घनत्व क्या होगा? सोना का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। सोना का घनत्व ज्यादा है, सोना की डिमांड ज्यादा है, सोना की जो है वैल्यू ज्यादा है। इसके अलावा उपलब्धता कम है ना। सोना का परमाणु क्रमांक 79 होता है। घनत्व की बात करेंगे 19.3 ग्राम पर सीसी होती है। आप लोगों से क्वेश्चन दाग रहा हूँ, पृथ्वी की घनत्व कितनी होती है? पृथ्वी की घनत्व कितनी होती है बताइएगा। पृथ्वी की घनत्व कितनी होती है बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ग्राम सीसी में उसका भी घनत्व व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है? 2.7 ग्राम सीसी जोड़ लीजिएगा। सीसा का घनत्व 11.34, पारा का घनत्व 13.6। इन चारों में से जो है सोना का सर्वाधिक होता है। आपके सामने पीरियोडिक टेबल का इमेज है। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया हूँ, जितना याद होना अभी बहुत आवश्यक है। ये जो 18 वर्ग है, इसको याद रखने के क्या तरीके बताएं भाई? 3 से 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट या संक्रमणीय धातु, इसका एक ही नाम है। इसमें जो है हाइलिक मेटेलिक गुण वाला जो है धातु को रखा जाता है। पहला 2 जो है आपका, पहला 2 ये, इसे हम है ना अल्कलाइन मेटल कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। या फिर अगर 2 को देखिए, 1 और 2 में थोड़ा सा कलर डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। ये थोड़ा हल्का कलर का है, ये थोड़ा ज्यादा चंपई कलर का है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? है ना क्षारीय पृथ्वी धातु 2 को। और इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? है ना अल्कलाइन मेटल, क्षारीय धातु, है ना। ध्यान रखेंगे 3 से 12 डी ब्लॉक एलिमेंट, संक्रमणीय धातु। इसके अलावा इसके अलग अलग नाम है। जैसे 18 को है ना, इसे हम कहते हैं इनर्ट नहीं, नोबल गैस, हाँ इनर्ट गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस कहिए, नोबल गैस कहिए, अक्रिय गैस कहिए, सब एक ही है। इसकी फैमिली है। 17 में ये हेलोजन ग्रुप है, 16 में ऑक्सीजन ग्रुप है, जैसे केल्कन भी कहते हैं, 15 में नाइट्रोजन ग्रुप है, 14 में कार्बन समूह और 13 में बोरॉन समूह। तो जो पहला तत्व है, इनके नाम पे इसका समूह का नाम रख दिया गया। नीचे वाले जो आप देख रहे हैं ना, दुगो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, इसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इस प्रकार इतना चलता है हमारा यहाँ पे SPDF कक्षा के अनुसार। इसके अलावा सबसे अधिक आघात, अच्छा परमाणु के किसी भी कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछता है ना, तो पहले कक्षा में क्या होगा? 2n², मतलब 2 गुने कक्षा का स्क्वायर, तो 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। 2n² सूत्र है, याद रखिएगा। दूसरा कक्षा कहेगा तो 2 गुने 2 का स्क्वायर, मतलब 2 × 4 = 8। तीसरा में 3 × 3 = 18। चौथा में 4 × 4 = 32। तो इस प्रकार से जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है फिल हो सकते हैं। ये बात भी आपसे पूछा जाता है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? सोना। सोना का लैटिन नाम क्या है? ऑरम। इसकी परमाणु संख्या 79। प्रकृति में कैसे पाया जाता है? तो हमेशा मुक्त अवस्था में। मुक्त मतलब एकदम शुद्ध मिलता है। जहां मिलेगा ना, सीधे जौहरी के दुकान पे जा सकते हो, सॉरी सोनार के दुकान पे। जौहरी मतलब हीरा का कार्य जो करता है ना, उससे ज्यादातर जौहरी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्वर्ण खदान भारत में कहां पे है? कोलार में, कर्नाटक में। KGF वाला पिक्चर, रॉकी भाई वाला। इसके अलावा प्राकृत में विद्युत का सबसे अधिक सुचालक चांदी होता है। चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है। इसका लैटिन नाम अर्जेंटम है। प्रकृति में यह भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा भारत में चांदी का खान जो फेमस है, ये जावर राजस्थान में, जावर राजस्थान उदयपुर के अंदर है। उदयपुर, कल मैंने बताया था उदयपुर को क्या कहा जाता है भाई? जल्दी बोलो भाई। झीलों का शहर। क्या कहा जाता है भाई? झीलों का शहर कहा जाता है उदयपुर को। उदयपुर को जो है झीलों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा उदयपुर का निर्माण कौन किया था? महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भी आपको जो है आपका सिल्वर खदान है। एल्युमिनियम का प्रमुख है कौन सा है? बॉक्साइट। वर्तमान में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्खनन कहां से होता है? उड़ीसा के
अंदर से होता है और ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन वर्तमान में कर रहा है। विद्युत के एकमात्र सुचालक अधातु ग्रेफाइट है जो कार्बन के अपरूप है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? एक तो पेंसिल बनाने में, बच्चे लोग कागजिया बनाने में, और आपका जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के तौर पे भारी जल के साथ साथ इसका भी निर्माण मतलब उपयोग कर लिया जाता है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन कोई चीज होता है, क्या कहलाता है भाई? ऊर्ध्वपातन मेथड, जैसे कपूर, नेफ्थलीन। इसके अलावा कमरे के टेम्परेचर में द्रवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है भैया? पारा है, अधातु ब्रोमीन है, अधातु ब्रोमीन है जो आपके नॉर्मल टेम्परेचर या कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। अगला है ट्रफलगर का युद्ध कब हुआ था? 1805 में। सेडोवा का युद्ध 1866 में ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच, सेडोवा है ना। फ्रांसीसी राजक्रांति कब हुई थी? 1708। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसीसी राजक्रांति की नारा क्या था और किसके समय हुआ था, है ना। तो फ्रांसीसी राजक्रांति का नारा है समानता, एकता और मानव बंधुत्व, और ये हुआ था जी लुई 16वें के समय में, ठीक है। अमेरिका में एक क्रांति हुआ जिसका नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक है। इसके अलावा वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। वाटरलू नेपोलियन से जुड़ा हुआ जगह है। इसके अलावा और भी द्वीप है नेपोलियन से जुड़ा हुआ। नेपोलियन भारत का समुद्रगुप्त को कहा जाता है और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के निवासी थे। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। और बक्सर का युद्ध 1664 में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल शासन के संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो के बीच में लड़ा गया था। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन है जी, 5 ओम, 2 ओम और 4 ओम को के समानांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ा गया है। यदि इस परिपथ में कुल 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो परिपथ में विभवांतर क्या होगा? देखिए मैंने न्यूमेरिकल सारा आपको सिखा दिया है ना। हीट का सिखा दिया है, ओम के नियम का सिखा दिया गया है। इसके अलावा आपको जो है बल निकालना, यानी न्यूटन में कितना न्यूटन का बल लग रहा है ये मैंने सिखा दिया है। घर में बिजली खपत होती है कितनी यूनिट निकलता है ये सिखा दिया है। आगे का काम प्रभु आपका होता है, ठीक है भाई, हमारा खत्म, ठीक है। तो थोड़ा सा देख के जाइएगा, है ना। दर्पण उर्पण बता ही दिए, दर्पण पे एक फुल फ्लेज वीडियो है आज से 1.5 साल पहले। एक बार जो देख लेगा, जिसका दिमाग ठीक ठाक काम करता है, अगर दर्पण से कोई सा भी न्यूमेरिकल छूट जाए, कोई सा भी क्वेश्चन छूट जाए, तो मैं यही बैठा हूं, अभी बताइएगा कि नहीं समझ में आया, ठीक है भाई। देख लीजिए, कहोगे तो मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये देखिए, तो जब भी मैंने आपको बताया कि भाई ओम के नियम V बराबर IR में आपको इस्तेमाल करना है, इस न्यूमेरिकल को रख देना है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पता है? R भी पता है, V भी पता, V नहीं पता है, I पता है ना, I पता है। लेकिन R सीधे सीधे रसगुल्ला के फॉर्म में नहीं दिया है, आटा के फॉर्म में दिया, रसगुल्ला बनाना पड़ेगा। तो कैसे? तो मैंने आपको बताया है कि जब एक ही R रहे तो सीधे सीधे खा लेना है सूत्र में डाल के इसमें, ठीक है। लेकिन अगर R को समानांतर या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आपको समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालना पड़ता है। आइए निकालते हैं समतुल्य प्रतिरोध का मान। देखिए मैंने आपको कहा है कि परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध निकालने हैं तो अगर समानांतर क्रम में है तो किस फॉर्म में रखोगे? 1/R बराबर जितने प्रतिरोध है इसी फॉर्म में आपको जोड़ना है। जैसे 1/R1 प्लस 1/R2, चूंकि यहाँ पे 3 है तो 1/R3 भी होगा। तो 1/5 प्लस 1/2 और प्लस 1/4, 5 2 4 का एलसीएम कितना होगा जी, है ना। तो 5 2 4 का एलसीएम होगा, इसको 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 दूना 10 दूना 20, है ना। या फिर बड़का को पढ़ लीजिए, 5 9 10 3 5 15 5 चौका 20 से सब कर 20 हो जाएगा। तो 4 10 14 और 5 19/20 जो है हमारा प्रतिरोध का वैल्यू, 1/R का वैल्यू जो है 19/20 आया है। उलटा कर देंगे क्योंकि हमें R का मान निकलना है, तो R/1 मतलब R, तो 20/19 हो जाएगा। अब हमारा टोटल रेसिस्टेंस का इस वाला एग्जाम मतलब इस क्वेश्चन में, है ना, आपका 20/19 मान आया है रेसिस्टेंस का। तो V बराबर RI, I का मान कितना है दादा? 3 एम्पियर। तो 3 से गुना कर देंगे इसको, और आपका क्या क्या निकालना है? हमें V ही तो निकालना है। तो 20 या 60/19 वोल्ट आपका जो है इस परिपथ में विभवांतर होगी, ठीक है भाई। सूत्र, अगर इसी क्वेश्चन को श्रेणी क्रम में ले लो, यही प्रतिरोध यहाँ समानांतर मिटा के श्रेणी कर दो, सीरीज कर दो, तो 5 2 7 4 11 ओम जो है आपका रेसिस्टेंस हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो 11 गुने 3 तो 33 वोल्ट की धारा इसमें विभवांतर रिलीज होगी, ठीक है भाई। तो दोनों में देख लीजिए कितना फर्क है। इसके अलावा सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में, है ना, सर्वाधिक परिभ्रमण काल किसका है? देखिए मैंने कल या परसों एक क्लास में बताया भी था और ये बताना जरूरी है इसलिए रिपीट कर रहा हूं, ठीक है भाई। देखिए सौर मंडल में परिभ्रमण और परिक्रमण इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, एक के में नहीं मिला देना है। परिक्रमण मतलब कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, अब परिभ्रमण मतलब कि अपने जगह पे घूम रहा है चारों ओर, ठीक है। तो परिभ्रमण नहीं, यहाँ परिक्रमण नहीं परिभ्रमण है। तो परिभ्रमण काल सबसे लेट करता है
है शुक्र, और सबसे पहले कौन करता है बृहस्पति। बृहस्पति जो है ये सबसे पहले परिभ्रमण कर लेता है, बहुत ज्यादा फास्ट घूमता है, लगभग 10 घंटा में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, शुक्र सबसे ज्यादा टाइम लगाता है। घनत्व के अनुसार ग्रहों के अवरोही क्रम सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है, तभी तो हम लोग यहाँ पे लात से मारे कुछ नहीं होगा, कोदाल से खोदना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा बुध है, शुक्र है, मंगल है, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि। शनि सबसे ज्यादा जो है आपके लिक्विड फॉर्म में या फिर गैसीय गोला है। ऐसे भी मैंने बताया हूं कि सूर्य के चारों नजदीक जो 4 ग्रह है, आंतरिक ग्रह जिसे कहते हैं, ये सघन मोड में है। बाद बाकी जो 4 ग्रह है जिसे हम जोवियन ग्रह कहते हैं या बाहरी ग्रह कहते हैं, ये सब जो है गैसीय रूप में है। ठीक है, ये जो है ज्यादा घनत्व तो इसका नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जनजीवन की कल्पना नहीं की जाती है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, ये सब मैं बता चुका हूं कि आपको कैसे याद रखना है। मैं सीधे आगे बढ़ता हूं, है ना। यहाँ पे मैं एक चीज जरूर समझाऊंगा कि देखिए परिक्रमा काल जो है ना सूर्य का, जो जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही ज्यादा टाइम लेगा। मैंने एग्जाम्पल दिया था, मेरे घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर, आपके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर, है ना। तो उतने भी ज्यादा ग्रहों के चाल में फर्क नहीं है कि 5 किलोमीटर वाला पहले पहुंच जाएगा, जिसका दूरी 5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। कछुआ खरगोश का कहानी यहाँ नहीं है। ठीक है, तो जो जितना दूर स्थित है सूर्य से, सूर्य का परिक्रमण उतना लेट में करता है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले बुध करेगा और सबसे लास्ट में वरुण करेगा। लेकिन घनत्व के मामले में उल्टा है, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है पृथ्वी का, है ना। इसके अलावा और सबसे कम शनि का। इसके अलावा परिभ्रमण काल में भी उल्टा है, सबसे पहले परिभ्रमण करता है बृहस्पति और सबसे ज्यादा लेट में करता है शुक्र। इसके अलावा जो ग्रहों को जो चीज कहा जाता है ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, चमकीला ग्रह, पृथ्वी का बहन, लूसीफर ग्रह, ये सब कहा जाता है पीला ग्रह। ये सब शुक्र को, पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह, आयरन ऑक्साइड के चलते मंगल को लाल ग्रह, हरा ग्रह अरुण को, ब्रह्मांड के थ्योरी में बिग बैंग थ्योरी जो दिए हैं ये जॉर्ज लमेतर ने दिए हैं। ऊंचाई वाले पर्वतों पर अपर्दन या घर्षण क्रिया के फलस्वरूप किस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है, तो अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। अवरोधी पर्वतों को है ना भ्रंशोत पर्वत भी कहा जाता है, भ्रंशोटा लिखा गया, भ्रंशोत पर्वत भी कहा जाता है अवरोधी पर्वत को। ठीक है, भ्रंशोत पर्वत। अवरोधी या पर्वतों के निर्माण के दौरान नीचे जो धंस जाते हैं भाग को, उसे रिफ्ट घाटी कहा जाता है। कमेंट कीजिएगा इंडिया में कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से प्रवाहित होने के लिए फेमस है, जो पेनिनसुलर इंडिया में जाते हुए भी अरब सागर में गिरती है। बताइएगा, ये क्वेश्चन कितना घुमा दिया मैं। देखिए 3-4 क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता होगा तभी आप बना सकते हो कि भैया रिफ्ट घाटी क्या होती है, कि अवरोधी या अवरोधी पर्वतों के निर्माण में जो नीचे धंस जाते हैं और दरार फट जाती है। तो ये जो आपका ये इस प्रकार का दरार फटा हुआ लाइन है, ये क्या होता है, अवरोध का काम करता है जल के प्रवाह में। तो इस घाटी को हम रिफ्ट घाटी नाम दिए हैं। तो भारत का ऐसा कौन सा नदी है जो पेनिनसुलर इंडिया से भी बहती है, रिफ्ट घाटी को भी फॉलो करती है और अरब सागर में भी गिरती है? बताइएगा। पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के फलस्वरूप धरातल के किसी भाग में भ्रंश या दरार जाने पर बनने वाली पर्वतों को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। मोरदार पर्वत के निर्माण में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है भाई, है ना। इसके अलावा अवशिष्ट पर्वतों को घर्षित पर्वत भी कहा जाता है। अवशिष्ट पर्वत को घर्षण युक्त पर्वत या घर्षित पर्वत भी कहा जाता है। धरातल के ऊपर जो मिट्टी, बालू, कंकड़ या अन्य अवशेष के जो जमा होते होते पर्वतीय रूप ले लेता है तो उसे हम संग्रहित पर्वत कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, संग्रह से बना है। हिमालय क्या है भैया, नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है जिसका निर्माण इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो 1/6। और राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को, तो 12। ये सब ध्यान रखेंगे, मनोनीत करते हैं। एंग्लो इंडियन की कितनी मनोनीत होती है ना, बताइएगा, ये भी क्वेश्चन। अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन की कितनी लोगों को मनोनीत किए जाते हैं, याद करते हुए 104वां संविधान संशोधन को तब आंसर दीजिएगा, नहीं तो लप से आंसर नहीं दे दीजिएगा। इसके अलावा किसी भी राज्य के विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या से ना 1/3 से अधिक नहीं होगा। मान लीजिए किसी राज्य के विधानसभा में 300 सदस्य है तो उस राज्य के विधान परिषद अगर उसमें लेवल है तो 101 सदस्य नहीं हो सकता, अधिक से अधिक 100 होगा, क्योंकि 1/3 से ज्यादा नहीं होगा उस विधानसभा के 1/3 से। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, है ना। विधान
परिषद जो है ये अस्थाई सदन होता है, परमानेंट होता है। किसी भी राज्य से पूर्णतः एनिहिलेट किया जा सकता है, यानी मिटा दिया जा सकता है। इसके लिए प्रोसेस है कि भाई अब इसको रखना ही नहीं है, लेकिन इसका स्थगन नहीं किया जा सकता है कि भाई कार्यकाल ही चल रही थी अभी बंद कर दो, ऐसा नहीं है। जैसे केंद्र में राज्यसभा आप पढ़ते हो, कभी विघटित नहीं होता है, कभी भी स्थगन नहीं होता, उसी प्रकार से आपके जिस राज्य में भी विधान परिषद संचालित है वहां पे कभी भी इसका काम रुकता नहीं है। हाँ, पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। विधान परिषद में न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। अब विधानसभा में कितने 25 वर्ष है। भारत में 6 गो ऐसा स्टेट है जहां पे विधान परिषद है, तो एगो बिहारो है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 40 से कम नहीं हो सकती, लेकिन अपवाद है। तथा विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं हो सकती, इसके तो बहुत अपवाद है। ठीक है, जैसा कि मैंने उस दिन दिखाया भी था कि कौन कौन से इसके अपवाद में आ जाते हैं। विधानसभा में न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। सभी राज्यों के विधानसभा में सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में 403 है, बिहार में 243 है। इनके अलावा लोकसभा में न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। लोकसभा का कार्यकाल भी जनरली 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन विषम परिस्थिति में समय से पहले राष्ट्रपति की आज्ञा अनुसार इसे भंग किया जा सकता है, जिसमें आर्टिकल 85 जो है इस प्रकार का पावर राष्ट्रपति साहब को प्रदान करता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसकी कार्यकाल जो है अस्थायी होता है, लेकिन राज्यसभा के अंदर जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, उनके कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और इसमें हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की चुनाव जो है ये कौन? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य कौन है? राजीव कुमार साहब हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का समूचे देश में कौन सा रैंक है जनसंख्या के अनुसार? तो तीसरा है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा जो है आपका बिहार है। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। ओवरऑल सबसे अधिक जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में है। सबसे कम शहरी तथा सबसे कम ग्रामीण तथा सबसे कम ओवरऑल, ये तीनों में एक ही आंसर है, सिक्किम। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक पॉपुलेशन मेट्रो सिटी में किसका है? बम्बई का है। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि जो आपका डेकेडिकल ग्रोथ है ये 17.64 है। लिटरेसी रेट 74.04 है। फीमेल लिटरेसी रेट 65.46 है। मेल लिटरेसी रेट 82.14% है ना। सेक्स रेशियो 943 है और डेंसिटी आपका 382 है। ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक डेंसिटी जो है ये बिहार का है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, सबसे अधिक लिंगानुपात केरला का है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, सबसे अधिक साक्षर केरला है, सबसे कम साक्षर बिहार है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो आपका साक्षरता है ये आपका लक्षद्वीप का है। सबसे अधिक जो आपका जन घनत्व है केंद्र शासित सबसे अधिक लिंगानुपात ये पुदुचेरी का है। मृत सागर की सीमाएं किन 2 देशों के साथ लगती है भैया? तो जॉर्डन और इजराइल का। देखिए आपको मैं बताया हूं कि बिहार के एग्जाम में मुद्रा और राजधानी कॉमन रहता है, तो इसीलिए क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में लिया हूं, लेकिन यहाँ पे मुद्रा राजधानी भी बताऊंगा। मृत सागर की सीमाएं जॉर्डन और इजराइल से मिलती है। विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील कौन सा है? तो तुर्की के बान झील है। देखिए अब तुर्की का नाम तुर्कीये हो गया है, ध्यान रखिएगा, तुर्कीये हो गया, तुर्कीये। ठीक है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, मुद्रा इजरायली शेकेल है। इजराइल में एक प्रकार की भाषा बोली जाती है जिसका नाम है हिब्रू। क्या नाम है भाई? हिब्रू। भाषा बताई दिए हैं अपने सभी पड़ोसी के, चीन का मंदारिन, अफगानिस्तान का दारो पाश्तो, नेपाल का नेपाली, इसके अलावा भूटान का जोखंगा, म्यांमार की बर्मी, श्रीलंका का सिंगली, ये सभी के सभी बता चुके हैं भाई, ध्यान रखिएगा, अपना काम फिक्स। इसके अलावा जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। मुद्रा का है दिनार, तो जॉर्डनी दिनार होगा क्योंकि दिनार एक से अधिक देश की मुद्रा है। इसके अलावा मिस्र की राजधानी कहिरा, कतर की राजधानी दोहा, यमन की राजधानी साना, बहरीन की राजधानी मनामा, ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जिम्बाब्वे को पहले क्या कहते थे? दक्षिण रोडेशिया। म्यांमार को पहले बर्मा, थाईलैंड को पहले श्याम, श्रीलंका को पहले सिलोन, इराक को पहले मेसोपोटामिया, ताइवान को पहले फार्मोसा, है ना। ये सब ध्यान रखेंगे तभी काम बनेगा। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, है ना। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। प्रतिवर्ष विश्व टाइगर दिवस 10 अगस्त को। इसके अलावा लाइन डे था ना, एक सेकेंड, यहाँ लाइन डे कर लीजिएगा,
ठीक है, यह लाइन डे कर लीजिएगा, ये लाइन डे है, ठीक है भाई। इसके अलावा ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च बिहार दिवस भी होता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, भारत में प्रतिवर्ष गणित दिवस 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, ककरा जन्मदिन पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, नीतीश कुमार के जन्मदिन पर नहीं भाई, उनको तो ऐसे ही बोल दिया जाता है सुशासन बाबू, है ना। सुशासन दिवस माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे मनाए जाते हैं। 26 दिसंबर को दीनदयाल दिवस, ये सिख धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों ज़्यादा तो मैं नहीं कहता हूँ, फिर भी आज कह रहा हूँ, है ना, कि अगर आप PDF लेते हैं तो पढ़ने की तरीका बता देता हूं, क्योंकि तभी आपको पूर्ण फायदा होगी। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो बनी बनाई PDF है 57 क्लास का एग्जाम्पल देता हूं, तो उसके 57 क्लास वाइज आपके वीडियो प्लेलिस्ट भी आपको दिया जाता है। तो आज हमने मान लीजिए एक वीडियो को फिनिश किया पूरा, जैसे ही वीडियो फिनिश किया उसी समय बिना देरी के आपको PDF का पहला पोर्शन पढ़ना है, यानी क्लास 1 वाली लिखा रहता है तो पढ़ना है आपको, ठीक है। अब देखिएगा कि ये एक PDF और एक क्लास से आपको करीब जो है 500 ऐसी बात आपके मन में जो है स्टोर हो गया जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो ऐसे करते करते अगर आप पूरा कर लिए, टाइम तो देना पड़ेगा 1 आध महीना मुझे, है ना, तभी आपको जो है पूर्ण फायदा होगी। तो अगर PDF के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।